लकी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं मानूंगा कि मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। मैं किसी न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करूँ, मेरा बचपन से सपना है। कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्रिएटिव आइडिया है तुम्हारे ऊपर, तो यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप। की स्किल हम सब में होती है, स्किल इनहेरेंट होती है। आज का यूथ जो है ना, उसके पास इतने आइडियाज हैं और आप उनसे सीख सकते हो। वीडियो बनाया है, कोई देख नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा डीमोटिवेशन होता है किसी के लिए भी। मैंने एक मशीन बनाई है, ब्रिकवेटिंग मशीन, जिससे कचरे से कोयला बना सकते हैं। मेरे लिए वर्ल्ड कप इंडिया जो 2023 हुआ था, मेरे लिए आज तक हारा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है एक सफल उद्यमी, एक रिसर्चर, एक इनोवेटर और एक एजुकेटर, जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार चौबे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपका और स्वदेश न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनकी स्टोरी आगे तक जा सके और लोग उससे कुछ सीख सकें। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम निरंतर ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि लोगों को हम अच्छा कंटेंट दे सके, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे सके, जिनसे उनकी मदद हो सके। आज हम सर से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में की, कैसे आगे चलकर एक रिसर्चर, इनोवेटर, एक एजुकेटर बने। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं। वहाँ से निकलकर कैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, फिर आगे कैसे आप बढ़ते गए और आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ किस तरह से रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक छोटे जगह से बिलोंग करते हैं तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और चाहे कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वो यही सोचेगा कि यार मैं किस तरीके से आगे की तरफ मूव कर सकूँ। चाहे बिगिनर हूँ तो मैं एक्सपर्टीज लेवल तक कहाँ तक किस तरीके से पहुँच सकता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि एमपी के एक छोटे से जिला है नरसिंहपुर, अगर आप जानते हो, तो नरसिंहपुर में मेरा बर्थ हुआ। मैं ज़्यादा वहाँ नहीं रहा, लेकिन मेरी फिर उसके बाद जो एजुकेशन होनी थी वो उससे भी नीचे लेवल पे हुई। लेवल इन द सेंस एक गांव से हुई, मतलब खाते गांव, क्योंकि मेरे पापा नगर निगम के एक ऑफिशियल थे, तो वो वहाँ पे पोस्टेड थे। तो मेरी स्कूल एजुकेशन वहाँ से शुरू हुई। लेकिन फिर इंदौर और भोपाल में MNIT, जो आप जानते हैं NIT भोपाल, वहाँ पर मेरा MTech एंड PhD हुआ। अब इस दौरान क्या था कि मैं लकी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं मानूंगा कि मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। कठिनाइयाँ बहुत सारी थी क्योंकि मेरा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है नहीं। मैं पहला था घर से, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2002-03 की। तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो एक नवीन सर हो, दुबे सर हो, चाहे वो राणा सर हो, इनमें से किसी को आप नहीं जानते। बट एक टीचर ऐसा होता है ना कि वो छुपा हुआ होता है और दूसरे को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, राइट। तो उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया, मास्टर्स को कंप्लीट किया एंड डॉक्टरेट को भी कंप्लीट किया। और एक छोटे से शहर से फिर मैं भोपाल आने तक, कैपिटल तक, एंड देन दिल्ली जाने तक का ये सफ़र मेरा कंटिन्यू रहा। जहाँ तक बात है फैमिली सपोर्ट की, तो मुझे नहीं लगता बिना फैमिली सपोर्ट के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ा। आज भी जब मुझे जॉब स्विच करना थी, मैंने एक मिनिस्ट्री की जॉब को छोड़ा है। 2022 जून में सिलेक्टेड हुआ, मैंने छोड़ा। तब भी पापा का बोलना ये था, मम्मी का बोलना ये था, जो करना है करो, अच्छे से करना। जब मम्मी पापा या जो भी आप बोलते हैं, माँ बाप का प्रेशर नहीं होता है ना, तब सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार अब मेरे को सफल होना है, मुझे अच्छे से काम करना है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को निराश न करूं। हाँ, और उनसे मोटिवेट हूँ। अब वो आइडल बन जाते हैं हमारे। तो मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट था। देन मेरी बड़ी दीदी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जब आपका कोई बड़ा होता है ना, तो आप बड़े फ्री हो जाते हो। तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अच्छी हुई। एंड देन जब आप मैरिड हो जाते हो, तो अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करता है, तो मेरे मास्टर्स एंड PhD के टाइम एंड मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के टाइम मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया एंड सारे दोस्त, फैकल्टी, सभी ने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से, जैसा आपका क्वेश्चन था कि किस तरीके से एक गांव से मेरा PhD तक का सफ़र एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र, तो ये उसका आंसर है। मैकेनिकल इंजीनियर बनने का आपका बचपन से ही मतलब सपना था, या किस तरह से आपने मैकेनिकल इंजीनियर को अपने करियर के लिए चुना? मेरा बचपन से सपना नहीं था, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं किसी न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करूं, मेरा बचपन से सपना है। ऐसा नहीं कि मैं स्वदेश न्यूज़ जैसे एक प्रख्यात यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट मेरा था कि मुझे एडिटर बनना, पता नहीं क्यों। बट कहीं मुझे एक छोटा सा गाइडेंस मिला मेरे फादर का। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत आज भी पता है मुझे किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है हर चीज़ों की।
तो पापा का जस्ट एक गाइडेंस था कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है ना या इंजीनियरिंग, उसमें भी डिजाइन आप कर सकते हो, वहां भी जाकर के अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज कर सकते हो, निखार सकते हो। किसी बच्चे को पता नहीं होता, 10th तक आप झूठ बोलोगे, कोई बच्चा भी झूठ बोलेगा कि मुझे पता था कि बचपन से मुझे क्या करना है, वो आगे जाके लोगों से मिलके पता चलता है। देन जब ये हुआ तब मुझे पता चला कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता और अच्छे से किया सक्सेसफुली। बढ़िया, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे समझ आ रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद आपने एजुकेटर बनना कैसे सोचा, एक इनोवेटर जो आप बने वो कैसे बने, उसके बाद आपने रिसर्चर का भी काम किया अपने करियर में, तो इन सब डिफरेंट चीज़ों को आपने कैसे एक्सप्लोर किया और कैसे आपकी इस चीज़ की शुरुआत हुई? सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें जुड़ी हैं। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया तो कुछ और फिर मैं वही कहूँगा, अच्छे लोग मिले, बहुत साइंटिस्ट मिले, फैकल्टी मेंबर्स मिले जिन्होंने गाइड किया कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्रिएटिव आइडिया है तुम्हारे ऊपर, तो यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप। लेकिन हमारे टाइम पे स्टार्टअप की बातें भी नहीं होती थी, ये 2002 की बात बता रहा हूँ मैं। हमारा टाइम मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, बट उस समय ये स्टार्टअप नहीं, धंधा बोला जाता था, बिजनेस बोला जाता था, अवेयरनेस भी बहुत कम थी, लैक ऑफ अवेयरनेस जीरो नो। और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ अभी भी नहीं है ये चीज, मतलब अगर आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जैसा आपने कहा कि किस तरीके से रिसर्चर किया, तो जब इंजीनियरिंग हो गया तब मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे। उन आइडियाज को शेप मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने दिया, और वो शेप इस तरीके से क्रिएट हुआ कि वो स्टार्टअप में भी कन्वर्ट हुआ और मैं एजुकेशन फील्ड में भी जा सका। बिकॉज आज का यूथ में एक चीज की कमी हो जाती है कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है तो करना है, किसी से सीखना नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं किसी के अंडर काम करूं, चाहे वो कैसे भी काम कराए, 6-7 1 साल करते रहो वो काम, चाहे वो गालियां पड़े, करते रहो वो काम। एंड देन जब आप सीखो तो आपका जो आइडिया था वो निकल के आता है। तो देन यही था कि मेरा जो जितने भी आइडियाज है ना वो रिलेटेड एजुकेशन फील्ड ही है, तो मैंने एजुकेशन लाइन में जाना। तो आपके रॉ आइडिया को शेप मिला काम के थ्रू, आपने जैसे हाँ, काम किया, जितने स्टूडेंट हैं उनसे भी मुझे बहुत सीखने मिला। बिकॉज आज का यूथ जो है ना उसके पास इतने आइडियाज हैं और आप उनसे सीख सकते हो। जो हमारी जनरेशन गैप है ना 10 ईयर 20 ईयर्स की, मैं उनसे सीख करके अपने आइडियाज को रिफॉर्म कर लेता हूँ। काफी स्टूडेंट्स से सीखा सर। लेकिन आइडियाज तो हर किसी के पास, हर दूसरे व्यक्ति के पास अच्छे आइडियाज रहते हैं, लेकिन हर कोई इन्वेंटर नहीं बन सकता, इनोवेटर नहीं बन सकता। तो आप हमें बताएं कि एक इनोवेटर, एक इन्वेंटर बनने के लिए इंसान में क्या खूबियां होनी चाहिए और किस तरह से वो अपने रॉ आइडिया को शेप कर सकता है और एक अच्छा व्यक्तित्व बन के निखर सकता है। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आइडिया सबके पास होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आइडिया ना हो, कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर आपके पास आइडिया है तो उसको फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर है कि आप सीखो और लगातार सीखो और उन लोगों से सीखो जो जो आइडिया आपके पास है उसमें पहले से काम कर रहे हैं। एंड देन जो रिसर्च पहले हो चुकी है पहले उसको करके देखो। आपसे रिलेटेड जो रिसर्च है, आपके आइडिया से रिलेटेड, उसको पहले करने की कोशिश करो आप। अब जब आप दूसरे की रिसर्च को एक बार करोगे ना तो कठिनाइयों का पता चलेगा। अपन क्या सोचते हैं मेरा जो आइडिया है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। आप एक बार रिसर्च करके देखो, जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उसको लिस्ट आउट करो एंड देन उसके ऊपर वर्कआउट करो। आप अपने आइडिया को इनोवेशन तक लेकर के जा पाओगे। मैंने एक बार सुना हुआ था, कहीं मैंने सुना था 2 लाइन कि हर चीजें आप अपनी लाइफ टाइम में खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पहले आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। बिल्कुल, है ना, तो फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये अब्दुल कलाम जी की लाइंस हैं। अग्नि की उड़ान के दौरान उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की थी कि जब वो बनना चाहते थे ना एरोनॉटिकल इंजीनियर, उनको पता नहीं था, तो वो नदी के ऊपर जो पंछी लहराते रहते ना तो सोचते थे ये उड़ते कैसे हैं, चलो मैं इस तरीके की कुछ चीज बनाऊंगा। तब उन्होंने ये लाइनें लिखी, सोची। तो काफी अच्छा डीप नॉलेज है आपको इन चीजों का। ये लाइन हर किसी की लाइफ में एप्लीकेबल है कि हर चीज हम नहीं खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो दूसरे के जीवन क्या होता है ना, जीवन बोलते हैं एक्सपीरियंस का एक दरिया होता है। आप सीखते जाओ और आप उसमें अडॉप्ट कर लोगे चीजों को। तो लर्निंग में यूट्यूब जो रहता है वो कैसे रोल प्ले कर सकता है? अच्छा, लर्निंग में YouTube बहुत कम पे कर सकता है अगर आप में जिज्ञासा नहीं है तो।
अच्छा। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ स्ट्रक्चरल वे में नहीं है, दैट्स वाई मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। आपको अलग अलग जगहों पर चीज़ें सीखना पड़ती, स्ट्रक्चरल नहीं है कि मेरे को इसके बाद ये मिल जाए। जैसे मुझे ये डिजिटल रिकॉर्डिंग करना है तो किस तरीके से मुझे ट्राइपॉड करना पड़ेगा, किस तरीके से बात करना है, ये सब यूट्यूब पर स्ट्रक्चरल वे में नहीं मिल पाती। तो यूट्यूब से अगर आपको पहले से आइडिया है कि यार मेरे को पर्टिकुलर छानना क्या है, कीवर्ड्स क्या होंगे, देन यूट्यूब यूज कर सकते हो आप इजीली। जी सर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आपको यंग इंजीनियर अवार्ड मिला है, IEI अवार्ड मिला है और इनोवेटर, बेस्ट इनोवेटर अवार्ड भी मिला है। तो इन अवार्ड का क्या मायने हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, इनकी बैक स्टोरी क्या है और आप अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च की है अभी मुझे खुद नहीं पता है कि ये अवार्ड भी था। सबसे पहला जो अवार्ड बोलना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड वे में था वो द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था। और वो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए बिकॉज वो टाटा के जो MD है ना उनके प्रेजेंस में मुझे मिला था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट के। और तब बहुत पुरानी बात है, 2017-18 की बात है और मैं क्लास में पढ़ा रहा था। तब मैं यहाँ एक कॉलेज है SIRT कॉलेज, वहाँ पे भी मैंने सर्व किया है। तब SIRT कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को और मेरे पास मेल आया था, जस्ट मैंने चेक किया आफ्टर द क्लास तो मैंने देखा कि मैं रिकॉग्नाइज हुआ हूँ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यंग इंजीनियर के लिए। और उस पूरी लिस्ट में मेरे अलावा बाकी सब NIT IIT से थे, मैं सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता था। तो मुझे मेरे लिए बड़े प्राउड की बात थी और वो मुझे इसीलिए मिला था बिकॉज मैंने उसके पहले 2017 to 15-16 मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था तो उसके बेसिस पर मुझे चुना गया था। नेक्स्ट जो इनोवेशन अवार्ड है वो मेरे इनोवेशन के ऊपर है, जो मैंने एक मशीन बनाई है जिससे हम कचरे से कोयला बना सकते हैं, लाइक ब्रिकवेट बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे 3 साल से लगातार बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिल रहा है 2022, 23 एंड अभी 24 में भी जनवरी में। इस इनोवेशन से आप क्या कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं? बिजनेस ऑलरेडी एक तरीके से सेटअप है। इसमें मुझे IGNOU NCID ने बहुत हेल्प की है, न्यू दिल्ली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ मिली, जब आपके पास आइडिया होते हैं ना तो उस आइडिया के साथ कोई ना कोई मेंटर होना ज़रूरी है। तो इसमें IGNOU NCID के डॉक्टर OP शर्मा सर न्यू दिल्ली, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे मेंटर किया और उस मेंटरिंग से मेरा जो ये रॉ स्टार्टअप था उसको एक थीम मिल गई। किस तरीके की थीम मिल गई कि मैंने मशीन तो बना ली, मशीन तो हजारों लोग बना के बैठे हैं, लेकिन उसका ब्रांडिंग, उसकी ब्रांडिंग दूसरों को कैसे पता चले। तो उसके लिए मैंने E-स्किल भारत को बनाया। E-स्किल भारत एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसकी मेंटरिंग भी मुझे IGNOU से मिली और मैंने अपनी जो मशीन है मैनुअली ऑपरेटेड ब्रिकवेटिंग मशीन, उसको E-स्किल भारत के थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि भैया देखो ये जो कचरे हैं, कोई भी कचरा हो, फूल पत्ती का कचरा हो, उसको भी आप कोयला बना सकते हो। तो इस तरीके से जो इनोवेशन है वो मेरा स्टार्टअप की तरफ मूव कर चुका है एंड मेरे ख्याल से 2 ईयर हैज बीन कंप्लीटेड आल्सो। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि आपने E-स्किल भारत की शुरुआत की, तो ये E-स्किल भारत क्या है और इसके जरिए आप क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, किस विजन के साथ आपने इसकी शुरुआत की? E-स्किल भारत से ही हम शो कर रहे हैं कि E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली स्किल को प्रोवाइड करना भारत के यूथ को, है ना। अब स्किल कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दी जा सकती, मीन्स किसी को इंटरव्यू के बारे में बताना है या अगेन हम बोले कि अगर रिकॉर्डिंग सिखाना है तो वो ऑनलाइन नहीं सिखाई जा सकती, उसको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन अवेयर किया जा सकता है एंड देन ऑफलाइन क्लासेस ली जा सकती है। तो E-स्किल भारत एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग एंड कोर्सेज हैं जिसके थ्रू यूथ आर जॉब सीकर, आर जॉब एस्पिरेंट्स को स्किल के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो इसमें आपको हर चीज मिलेंगी, चाहे वो रॉ हो, रेज्यूमे लिखना भी नहीं जानता हो, वो भी एक तरीके की स्किल है, से लेकर के इनोवेशन तक की सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो हमारे विकासशील देश में, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि स्किल बेस्ड लर्निंग जो होती है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे हर स्कूल में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर हम स्किल बेस्ड लर्निंग जो हम बच्चों को प्रोवाइड करें तो हमारे देश में क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। आंसर देने के लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ, बट जितना मैं जानता हूँ, जितना समझता हूँ, आज विकसित भारत की बात हो रही है। आपने स्कूल्स एंड कॉलेज की बात की है, इतना अच्छा हो गया ना आज के टाइम पे NEP आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें एक प्रोसेस है
कि स्किल डेवलपमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी है। और आपने जैसा कहा क्यों ज़रूरी है, मददगार कैसे हो सकता है इंडिया के लिए, तो इसके लिए यही बोलना सही रहेगा कि स्किल हम सब में होती है, स्किल इनहेरेंट होती है। जैसे कोई किसान का बच्चा है, वो बचपन से किसानी करते देखता है अपने पापा को, तो जानता है यार इसमें ये कठिनाई होती है, ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो स्किल इनहेरेंट है। अब अगर वो एग्रीकल्चर में ही अपना डोमेन बनाएगा ना तो वो सफल हो सकता है। लेकिन कैसे सफल होगा, उसके पापा ने शायद उसको रॉ चीजें बताई होंगी, मॉडर्न वे में वो स्किल को सीखे एंड देन अच्छा कर सके। अब इसमें फिर मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने इग्नू MNIT का दिया, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उनको भी आप यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर में है, तो वहाँ के जो VC हैं श्री डॉक्टर मुकेश तिवारी, उन्होंने क्या किया है कि अभी NEP और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी मुझे अप्रोच किया कि हम किस तरीके से रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर मुकेश तिवारी का ये विजन है कि किस तरीके से उनकी यूनिवर्सिटी में स्किल को डेवलप किया जाए, इनोवेशन को डेवलप किया जाए, रिसर्च को डेवलप किया जाए। तो एक VC अगर यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहा है ना, तो वो देश के लिए भी काफी मददगार हो सकती है। और ऐसे वो नहीं, वो काफी सारे लोग हैं जो इन चीजों में कर रहे हैं। तो वहाँ मददगार एजुकेशन सिस्टम ही होगा। एजुकेशन सिस्टम में रॉ आता है, मतलब हम जैसे बच्चे स्टूडेंट आता है, उसको स्किल मिलती है एंड देन वो देश को मददगार होता है। तो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आप हो, मैं हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मुझे आता है वो एटलीस्ट 1% में सर्व कर दूं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो वही चीज़ चल रही है और यह चीज़ मददगार होगी देश के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक सफल यूट्यूबर भी हैं, आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग आपका कंटेंट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लाइक करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखी, मैंने जब कमेंट्स पढ़े, मैंने रिसर्च की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इस जर्नी की शुरुआत की, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत की, तो क्या आपको भी सेल्फ डाउट जैसी चीज़ का सामना करना पड़ा, कि आपको भी डिमोटिवेशन होता था? आपने इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम किया? तनीषा जी, आपने बहुत रिसर्च करी है सबसे पहले, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम रिकॉग्नाइज होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से तो लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, जब यूट्यूब शुरू किया था तो कठिनाइयाँ आपने बताई, बहुत कठिनाइयाँ थी। वीडियो बनाया है, कोई देख नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा डीमोटिवेशन होता है किसी के लिए भी, कि वो कुछ बना रहा है, उसको लगता है यार ये तो सबसे अच्छा है, और उसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो कितनी मेहनत लगती है। आज हम भी यहाँ बैठ के सेटअप बनाए और कुछ ना चले तो हमें बड़ा दुख होगा। तो खैर वो टाइम ऐसा था कि मैंने जब शुरू किया था, मुझे हर एक चीज में एक बार टच करना बहुत अच्छा लगता है। टिकटॉक भी आया तो मैंने उसमें एजुकेशनल कंटेंट बनाए थे। तो सबसे बड़ी चीज जजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज मैं अपने डोमेन में वर्क कर रहा था। जब आप यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या डिजिटल मार्केटिंग में अपने कंटेंट के ऊपर वर्क करते हो ना, जिसमें आपको कुछ नॉलेज है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाती। अगर आप दूसरे से इंस्पायर होकर कुछ चीज करने लगते हो और आपको नहीं जानकारी है, तो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा जानकार सामने देख रहा है, तो वो उस वीडियो को फेल कर देगा, डिसलाइक कर देगा, जो भी है, या व्यूज ही नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज बस मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था उस चीज को। तो मैं व्लॉग बनाया करता था, जैसे मैं कहीं आया हूँ तो व्लॉग उस समय ज्यादा नहीं चलते थे, आज से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। आज व्लॉग बहुत चलते हैं कि देखिए मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं आज इनसे मिल रहा हूँ, आजकल देखते होंगे आप ये, वो नहीं चल रहे थे। तब मुझे समझ आया कि यार भोपाल में रह के भोपाल की वीडियो बनाऊंगा, अमेरिका वाले को देख के क्या मजा आएगा, कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए। और मेरी एक स्टूडेंट है जर्मनी में, वल्लरी जोशी, जर्मनी में वो एक इंजीनियर है, मैंने उसको पढ़ाया था, नाउ शी सेटल्ड इन जर्मनी। तो उसने बताया कि सर आप इस तरीके का कंटेंट बना सकते हो कि जर्मनी वाला भी देखे, अमेरिका वाला भी देखे, हर जगह का इंसान आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी और वाइड होना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि मेरे पास जो एजुकेशन कंटेंट है मैं उसी को प्रोवाइड करता हूँ, घूम घूम के नहीं, एक सेटअप में करता हूँ। जैसे ये सेटअप हमारा है, तो उस सेटअप में जब मैंने अपनी बात को डिलीवर करना शुरू किया ना, तो फर्स्ट डे से एंगेजमेंट, सब्सक्राइबर, लाइक्स, कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, मेरे YouTube चैनल का पॉजिटिव कमेंट और लाइक का रेशियो है 99.26। ये बहुत ज्यादा है। आमतौर पे मतलब हर किसी के पास ही नहीं होता है, क्योंकि ट्रोल बहुत ज्यादा होते हैं कि आपने ये बता दिया, ये तो स्कीम ही नहीं चल रही है, आप तो इसका प्रमोशन कर रहे हो, उसका आज तक कमेंट नहीं आता। हाँ, 1-2 कमेंट मेरे ख्याल से कैसे आते हो आप समझ सकते हो, आप भी डिजिटल मार्केटिंग में हो।
बट वो लाइक का रेशो तब बढ़ा जब मेरे अंदर जो चीज़ थी मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अपने वे में रिप्रेजेंट करना शुरू किया रॉ लैंग्वेज में, तो वो हो गया। देन सिल्वर प्ले बटन आ गया, गोल्ड की तलाश है, एंड बहुत अच्छे से वो चीज़ फॉर्म हो रही है और उससे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। आपका क्या विजन है आगे यूट्यूब को लेकर? बहुत सारे विजन हैं। ई स्किल भारत भी यूट्यूब का ही एक पार्ट है और यूट्यूब से रिलेटेड इस तरीके का है कि पूरी स्ट्रक्चरल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग सारा का सारा यूट्यूब पर आए, जो अजय क्रिएशन है। इसके अलावा एक चैनल और शुरू किया था बट टारगेटेड अजय क्रिएशन है, आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उससे रिलेटेड, बिकॉज एजुकेशनल ही कंटेंट वहाँ मिलेगा। तो आपने बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता हासिल की, चाहे वो रिसर्च के उस पे हो, चाहे वो इनोवेशन के उस पे हो। अपने मैकेनिकल इंजीनियर में भी बहुत अच्छा आपने मतलब आपका करियर भी बहुत अच्छा रहा, प्लस आप एक एजुकेटर और कंटेंट क्रिएटर हो। आपने सब जगह सफलता हासिल की, तो आपकी सफलता का राज क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अगेन, बिकॉज मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, हो सकता है ये किसी के लिए गलत हो, हाँ, उससे एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, ये आपने सही कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, आपकी कुछ और होंगी। मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेरे सर्कमस्टांसेस में ये है कि मैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देर नहीं लोड करके रखता। नेगेटिव लोगों से भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिमोटिवेट करेगा तो ज़्यादा है दूर रहो, ज़्यादा बेटर है जो कमेंट वगैरह आते हैं ना उनको ज़्यादा पढ़ो ही मत। अच्छा। इवन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे दर्शकों को भी बताऊँ कि मेरे लिए वर्ल्ड कप इंडिया जो 2023 हुआ था, मेरे लिए आज तक हारा ही नहीं। अब आप सोचोगे कैसे जी? बिकॉज मैं उस दिन, मेरे को अवार्ड ही मिला था, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 19 नवंबर 2023, और उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था। मैं ट्रेन में 3 विकेट्स तक देखा हूँ और उसके बाद पूरा हमारा केबिन एकदम जोर शोर हो गया था, पूरी बोगी में एकदम बहुत खुशी थी, शामी ने 3 विकेट ले लिए। देन उसके बाद जब पता चला, सब देख रहे हैं हॉटस्टार वगैरह पे, यार कुछ हो नहीं रहा, समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा जी। उसके बाद हम सो गए। नो न्यूज़पेपर ऑन 20th मैंने पढ़ा है उस दिन, सॉरी ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर का, मैंने उस खबर को नहीं पढ़ा है। आज भी मेरे लिए वो मैच 3:20 पर रुका हुआ है और मेरी टीम आज तक जीती हुई है। तो नेगेटिव चीजें ही नहीं चाहिए। उस दिन 20th को बहुत ज्यादा शौक था लोगों में, मैं तो खुश था कि मेरी टीम तो अच्छे से विन करके आई है। मैं यहाँ पे उसको समरी करता हूँ, बड़ा खींच दिया मैंने उसको। मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना, दूसरे के कमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जो आपको पता है उस चीज को आप अच्छे से धीरे धीरे करके लोगों के साथ जुड़ करके काम करते जाओ, आप सफलता हासिल कर लोगे। और सफलता कुछ नहीं होता, अच्छा काम होता है और अच्छा काम बढ़ता ही जाता है। तो ज्यादा बेटर है कि दूसरे की सक्सेस से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि वो इंस्टाग्राम पे अवार्ड के साथ फोटो डाल रहा है। हो सकता है कि उसके पहले 10 साल मेहनत की हो, आज उसको मिला है, आप नहीं कर रहे हो। आप 10 साल आप भी करोगे, यू कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज। तो ये मेरे लिए एक संदेश एक जो सफलता ना मिलने का डर जो होता है, हर किसी में होता है, मतलब बहुत सारे लोगों में आजकल ये बहुत ज्यादा होता है। प्लस ना सफल होने के डर से लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगे हैं। तो ये डर को कैसे ओवरकम किया जाए? यार ये बहुत ज्यादा होता है मैम, बिकॉज मैं उससे गुजरा हूँ। बट एंजाइटी उस टर्म में नहीं कि फेल्योर हो जाएगा। कोविड के बाद काफी सारी सिचुएशंस आई हैं, बट मेरे लिए ये चीज है कि मेरी हर स्टोरी सबको पता है कि मैं बहुत सक्सेस करता हूँ किसी काम में, लेकिन मैं बहुत फेल हुआ हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन बनाई है, ब्रिकवेटिंग मशीन, जिससे कचरे से कोयला बना सकते हैं। उसके पीछे काफी सारे फेल्यूर्स हुए थे जी। उन फेल्यूर को, अब मेरी थियरी है, बिकॉज आज के इरा में, पहले का कुछ और था, आज डिजिटल इरा है, मैंने चेंज कर दिया उसको। जो फेल्यूर्स हैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उन फेल्योर में भी कुछ सक्सेस मिली होगी, छोटी सी तो मिली होगी, सक्सेस नहीं तो सीख मिली होगी, कुछ सीख मिली होगी, कुछ लेसन मिला होगा, किसी से मिले होंगे। उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर देना, इंस्टाग्राम स्टेटस पे डाल देना, लोग उसको देख रहे हैं, आपके फेल्योर्स को नहीं देख रहे हैं। तो वहां से अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसी ड्यूरेशन में जो मोटिवेशन मिल रहा है, मैं फेल्योर्स पे वर्क करना शुरू कर देता हूँ और उन फेल्योर्स में से जो सक्सेस आई उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया है। फेल्योर्स बहुत सारे हैं, उनको हर किसी को बताने से मतलब नहीं है। उसको बताओ जो आपको मेंटर कर सके या आपको उबार सके। सबके सामने बोलने से उसको मतलब नहीं है। हाँ, सक्सेस है, आप शो कर सकते हो, मोटिवेशन मिलता है तो खुशी होती है। एंड देन मतलब लोगों को पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि जैसे जीत हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, वैसे ही हार भी हमारे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है।
जब तक हम हारेंगे नहीं तो हम जीत नहीं सकते हैं, right? डेफिनेटली ये Definitely, सबसे right. बड़ी चीज कही जी। है आपने कि जी। जब तक आप हारोगे नहीं ना तो आप जीत और नहीं आप जीत पाओगे। गए ना, बिना हारे आप जीत गए, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी हार आपका इंतजार कर रही है। जी। ज्यादा बेटर है वो छोटी छोटी स्टेप में जो आप जी। हार हार के जीतते हो ना, जी। तो आप वैसे भी आपके अंदर भी वो आ जाता है आप कितना हराओगे। जी। लेकिन जीतते रहते हैं ना तो एक डर हो जाता है कि यार कभी मैं हार तो नहीं हार गया जाऊंगा, तो मैं एंड कैसे झेलूंगा देन उसको। एंजाइटी आ जाती है, जी। अरे बाप रे, बहुत लोग डिप्रेस हो जाते जी। हैं। तो आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारे आउटकम इससे निकल के मिला हमको। तो हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जी। जैसा दूसरे लोगों को भी काम करना चाहिए, आप लोगों ने उस इनिशिएटिव को लिया है जी। कि ऐसे लोग जो काम हर कोई अच्छा कर रहा है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपने शुरुआत की है, ये बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखेगा। पूरा इंटरव्यू कोई नहीं देखता, मैं खुद भी स्किप करता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट तो देखेगा और कुछ पार्ट से कुछ ना कुछ सीखेगा। जी। तो जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसे हर एक पेरेंट्स को करना चाहिए। ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए अपने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई जी। अपने बच्चों पे। और साथ में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, सभी लोगों को अपना टाइम निकालते हुए थोड़ा सा सोसाइटी में वीकेंड पर या हॉलीडेज पर स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी करना चाहिए जो आपको आती है। तो बच्चे भी सीखेंगे और हमारा देश ना बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत रॉ से शुरुआत करते हैं और जी। बहुत अच्छी चीजें सीख लेते हैं। तो आप सभी ने देखा कि हार और जीत दोनों ही हमारे जीवन के बहुत अहम पहलू हैं, दोनों ही बहुत अहम हिस्सा है, दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चौबे जी। मैं आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।